वेलकम टू ई एडिफिकेशन बायोलॉजी लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स को। प्रोटीन को डिस्कस करने से पहले हम कुछ इसके एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है द कंप्लीट डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन कॉजेज लॉस ऑफ विच स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए है सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी है प्राइमरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। एमसीक्यू नंबर 2 है a peptide bond dash। ऑप्शन ए है is stable in strong acid, ऑप्शन बी है is cleaved by agents that denature the protein, ऑप्शन सी है occurs mostly common in cis configuration, ऑप्शन डी है has a partial double bond characteristics। एमसीक्यू नंबर 3 है the chemical nature of a covalent linkage in a disaccharide is amide, ऑप्शन बी है एस्टर, ऑप्शन सी है ईथर, ऑप्शन डी है डाइएस्टर। एमसीक्यू नंबर 4 है अ पेप्टाइड चेन अटेन्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ डैश। ऑप्शन ए है आयनिक बॉन्ड्स, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऑप्शन सी है डाइसल्फाइड बॉन्ड, ऑप्शन डी है पेप्टाइड बॉन्ड। एमसीक्यू नंबर 5 है व्हाट इज मैंडेटरी फॉर अ प्रोटीन टू अटेन क्वाटरनेट स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन बी है डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ऑप्शन सी है मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, ऑप्शन डी है आयनिक बॉन्ड। एमसीक्यू नंबर 6 है फाइनल हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट यील्डेड फ्रॉम प्रोटीन इज आर डैश। ऑप्शन ए है लैक्टोज, ऑप्शन बी है माल्टोज, ऑप्शन सी है अमाइनो एसिड्स, ऑप्शन डी है पेप्टोन्स। प्रोटीन के अंदर हम जिन कंटेंट को डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। व्हाट इज़ द रेशियो इन बॉडी, उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय प्रोटीन इन आवर बॉडी। उसके बाद हम अमाइनो एसिड कितने होते हैं हमारी बॉडी के अंदर और कितने जो हैं वो प्रोटीन बनाने में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड डिस्कस करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि प्रोटीन की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होती है। उसके अंदर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। लास्ट पे हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, डेट आर फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग यूनिट्स। और वो जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, उन रिपीटेड यूनिट्स को हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स का नाम देते हैं। तो अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ऑलमोस्ट हमारी बॉडी का जो 50% ड्राई मैस होता है, उस ड्राई मैस वो ऑलमोस्ट हमारी बॉडी का जो 50% ड्राई मैस है वो प्रोटीन्स होती हैं। अगर हम इनका बॉडी के अंदर रोल डिस्कस करें तो बॉडी के अंदर ये दो तरह का रोल परफॉर्म कर रही होती हैं। एक हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन फंक्शनल रोल प्ले करती हैं, दूसरा हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले कर रही होती हैं। अगर हम इसके फंक्शनल रोल को डिस्कस करें कि कौन कौन सा जो फंक्शनल रोल है वो परफॉर्म कर रही होती हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस को चलाने में एंजाइम अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो हार्मोन्स होते हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, और इसी तरह से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और माइक्रोफिलामेंट जो हैं वो सेल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चरल रोल को डिस्कस करें तो हमारे जो हेयर्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, नेल जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। एक सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जो साइटोस्केलेटन्स होते हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की जो दूसरी फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं, जो कोलेजन प्रोटीन हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रही होती हैं। उसके बाद के अमाइनो एसिड जो टोटल 170 टाइप्स के जो अमाइनो एसिड्स हैं वो डिस्कवर हुए हैं, उनमें से 25 ऐसे हैं जो प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं, और उनमें से भी जो अबंडेंट है वो 20 अमाइनो एसिड ऐसे हैं
जो ज़्यादातर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। अगर हम एक अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो अमाइनो एसिड भी दो तरह की फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जिस तरह के हमने कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर डिस्कस किया था, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादातर डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म के अंदर नेचर के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह से जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ज़्यादातर लीवो रोटेटरी फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। तो लीवो रोटेटरी में इसका जो अमाइनो ग्रुप होता है वो लेफ्ट साइड पे आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो एक कार्बन होती है जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इस कार्बन के एक तरफ जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसके जो दूसरी तरफ है वो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन होता है और एक इसके अंदर अल्काइल ग्रुप होता है। जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं उनका जो कोर स्ट्रक्चर है वो यहाँ तक सिमिलर है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा होता है कि ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये एक अल्काइल ग्रुप जो है वो डिफरेंस लेके आ रहा होता है। अब एक अल्काइल ग्रुप की बेसिस के ऊपर हम अमाइनो एसिड की डिफरेंट टाइप को डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं कि चार्ज हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं, न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, एसिडिक अमाइनो एसिड है, बेसिक अमाइनो एसिड है। सारी की सारी जो क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं ये कर रहे होते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप जो है इसकी बेसिस के ऊपर इस क्लासिफिकेशन हो रही होती है। अब हमारे पास ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, क्योंकि हमने कहा जब ये आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो एक अमाइनो एसिड जब दूसरे अमाइनो एसिड का जुड़ता है तो एक बॉन्ड बनाता है, जिस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड का नाम दे रहे होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्लाइसिन और एलानिन को। पहले हम ग्लाइसिन को लिख लेते हैं, इसके साथ हम एलानिन को लिख लेते हैं जिसका जो आर ग्रुप होता है वो CH3 होता है, कार्बन CH3, और इसके इस साइड पे हम कहते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब इसमें क्या होता है कि नॉर्मली आपको पता है कि एसिड जो है, अब क्या होगा कि यहां से अमाइनो ग्रुप अपना हाइड्रोजन शेयर करेगा जबकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप शेयर करेगा। जब ये ग्रुपिंग की शेयरिंग होगी तो यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा। जब वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। वो बॉन्ड कैसा होगा कि डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ और ये एक बॉन्ड बना रहा है डायरेक्टली किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। इसकी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है। हमारे पास ये जो बॉन्ड बनता है ये है तो सिंगल, लेकिन इसके अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो करैक्टरिस्टिक्स डबल बॉन्ड की तरह की होती हैं, क्योंकि अगर इसके अंदर ये डबल बॉन्ड की करैक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी तो ये यहाँ से रोटेट कर जाएगा, यहाँ से रोटेशन हो सकती है। उस रोटेशन को रोकने के लिए ये जो बॉन्ड बनता है जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड का नाम दे रहे होते हैं, इसके अंदर डबल बॉन्ड की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब हमारे पास जो पेप्टाइड बॉन्ड है जिसके अंदर डबल बॉन्ड की करैक्टरिस्टिक्स हैं, अब जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो नॉर्मली यहाँ पे हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल बना ये हमारे पास डाई पेप्टाइड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी है। अभी जो डाई पेप्टाइड मॉलिक्यूल बना है तो डाई पेप्टाइड के अंदर एक पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी तरह ट्राई पेप्टाइड जो होगा उसके अंदर 3 बॉन्ड नहीं होंगे बल्कि 2 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कि इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से होती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कहते हैं कि 4 लेवल्स आते हैं जिसके थ्रू हम प्रोटीन के जब हमने प्रोटीन को स्टडी करना हो तो 4 लेवल के ऊपर हम स्टडी करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर को। अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर 3 चीज़ों को डिस्कस कर रहा होता है। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन, sequence of that particular amino acid and type of amino acid that present in the protein। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसके अंदर नंबर, टाइप और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होती है, तो सबसे पहले जो प्राइमरी स्ट्रक्चर स्टडी किया गया था वो सेंगर ने किया था। सेंगर ने सबसे पहले जिसको स्टडी किया था वो इंसुलिन का स्ट्रक्चर था। उसने कहा था कि जो इंसुलिन है ये 51 अमाइनो एसिड के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है, और जो 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं ये चेन, फर्स्ट चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड होते हैं, जबकि जो सेकंड चेन होती है उसके अंदर 21 अमाइनो एसिड होते हैं। इस तरह से ये 20 और 30 अमाइनो एसिड मिलके एक 51 अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम इंसुलिन का नाम दे देते हैं। और दोनों जो इसके अंदर चेन होती हैं उन चेन को होल्ड करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक इसकी लाइटर चेन है, ये इसकी हैवी चेन है, इन दोनों चेन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे डाई सल्फाइड जो ब्रिजेस हैं
उन डाइसल्फाइड ब्रिजेस की फॉर्मेशन हो रही होती है। और ये जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड की, ये बहुत ज़रूरी होती है। कितनी ज़रूरी होती है, इसको डिस्कस करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। वो एग्जांपल है हमारे पास सिकल सेल अनीमिया की। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, जिस प्रोटीन को हम हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं। ये हीमोग्लोबिन क्या करती है, ये हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कर रही होती है। मुख्तलिफ किस्म की जो गैसेस होती हैं, उन गैसेस को इसने ट्रांसपोर्ट करना होता है। उसके अंदर जो ज़्यादातर रोल होता है वो ऑक्सीजन का होता है। अब हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो हीमोग्लोबिन 4 चेन के ऊपर कंसिस्ट करती है। इसके अंदर जो 2 चेन्स होती हैं, 4 चेन होती हैं, इसके अंदर 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं और इसके अंदर 2 बीटा चेन्स होती हैं। हर अल्फ़ा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड होते हैं और हर बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड होते हैं। तो टोटल जो अमाइनो एसिड बनेंगे इन 4 चेन्स के अंदर वो हो जाएंगे 574 अमाइनो एसिड्स। सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन होती है। उस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से जो डीएनए के अंदर नॉर्मल सीक्वेंस होती है वो होती है CTC। म्यूटेशन की वजह से इस थाइमीन को रिप्लेस कर देता है एडेनिन, रिप्लेस करता है। ये चेंज कहाँ पे है, ये सीक्वेंस कहाँ पे है, डीएनए के अंदर। इससे जब ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए बनेगा तो आरएनए बनेगा GAG, उसके अंदर ये सीक्वेंस होगी। यहाँ पे जो आरएनए के अंदर सीक्वेंस होगी वो GUG सीक्वेंस होगी। अब जब इसकी ट्रांसलेशन के बाद जो अमाइनो एसिड आके लगता है वो नॉर्मली आके लगता है ग्लूटामिक एसिड, और इसमें जब आके नॉर्मल और इस सीक्वेंस की वजह से जो अमाइनो एसिड लगेगा वो होगा विलाइन। जब विलाइन लगेगा तो यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, वहाँ पे चेंज आ गई, तो रेड ब्लड सेल के अंदर चेंज आने की वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी जो शेप है वो सिकल की तरह हो जाएगी। जब सिकल की तरह शेप हो जाएगी तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये बेहतर रोल प्ले नहीं कर सकेंगे। जब ऑक्सीजन को ये प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकेंगे तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी। इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं कि ये सिकल सेल एनीमिया। रिप्लेस ये सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के रिप्लेस होने की वजह से हुआ है। तो इतनी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है। वो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो है वो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को डिटरमिन कर रही होती है। अगर हम इस एक न्यूक्लियोटाइड को कह लें या एक सिंगल अमाइनो एसिड को कह लें कि उसके रिप्लेस होने की वजह से जो रेड ब्लड सेल है उसकी जो शेप है सिकल लाइक हो गई है। तो इसकी ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था। प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद अगर हम इसके अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, नॉर्मली हमारे पास जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो एक स्ट्रेट चेन के अंदर होता है। इस तरह से हमारे पास चेन। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि ये जो स्ट्रेट चेन है या तो ये अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में आ सकती है, इस तरह के हेलिक्स बना देती है, या ये चेन क्या कर सकती है कि बेंड होके एक शीट बना सकती है जिसको हम बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो जाती है बिटवीन डिफरेंट अमाइनो एसिड। वो जो डिफरेंट अमाइनो एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है उसकी वजह से स्ट्रेट चेन कन्वर्ट हो जाएगी अल्फा हेलिक्स के अंदर या बीटा प्लेटेड शीट के अंदर। ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है ये बड़ा सिमेट्रिकल होता है और हर हेलिक्स के अंदर 3.6 के करीब जो अमाइनो एसिड हैं वो आ रहे होते हैं। और इस स्ट्रक्चर को होल्ड करने में ज़्यादातर रोल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होता है। सम टाइम हम कहते हैं कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, उनके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो मेंटेन रहता है, लेकिन जो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहता, उसने कन्वर्ट होना होता है एक टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर। जब टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है तो टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि जो अल्फा हेलिक्स बने होते हैं वो फर्दर हेलिक्स बना देते हैं, इस तरह के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल है, हाइड्रोजन बॉन्ड अपना रोल प्ले करते हैं। दूसरा, इसके अंदर डाइसल्फाइड जो ब्रिजेस हैं उन ब्रिजेस की फॉर्मेशन हो जाती है। डाइसल्फाइड ब्रिजेस के साथ यहाँ पे कुछ आयनिक इंटरैक्शंस डेवलप हो जाते हैं और आयनिक इंटरैक्शंस के साथ साथ यहाँ पे 4th नंबर पे कुछ हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शंस जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं।
अब ये चार चीज़ें जो हैं ये होल्ड कर रही होती हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर को, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिजेस, आयनिक इंटरेक्शन और हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस। अब अगर हमारे पास प्रोटीन एक सिंगल पेप्टाइड है तो वो मैक्सिमम टर्शियरी स्ट्रक्चर को गेन कर सकती है। अगर हमारे पास जो एक प्रोटीन है उसके अंदर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो उसको जब हम वाटर के अंदर डालेंगे तो वो टर्शियरी स्ट्रक्चर को नहीं बल्कि टर्शियरी स्ट्रक्चर के अलावा वो 4 स्ट्रक्चर मेंटेन करेगी, जिस 4 स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि ये क्वाटरनरी है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो उन प्रोटीन के अंदर होगा जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड की तादाद एक से ज़्यादा है। अगर किसी प्रोटीन के अंदर सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड है वो मैक्सिमम टर्शियरी स्ट्रक्चर को गेन करेगी, और एक से ज़्यादा है तो मैक्सिमम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को डील कर सकती है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट है कंपैरिजन है बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादातर फंक्शनल रोल प्ले करती हैं, फाइब्रस प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादातर स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं। फाइब्रस प्रोटीन के अंदर जो ज़्यादातर स्ट्रक्चर डोमिनेट करता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर जो स्ट्रक्चर ज़्यादा डोमिनेट करता है वो टर्शियरी हो सकता है या क्वाटरनरी हो सकता है। और ग्लोबुलर प्रोटीन एक्वस मीडियम के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, जबकि फाइब्रस प्रोटीन जो एक्वस मीडियम के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। अगर ग्लोबुलर प्रोटीन एक्वस मीडिया के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं तो इट मीन कि ये क्रिस्टलाइन हो सकती हैं, तो फाइब्रस प्रोटीन क्रिस्टलाइन भी नहीं होती। दूसरा, अगर हम बात करें जो फाइब्रस प्रोटीन है उनके अंदर इलास्टिसिटी होती है, जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उनके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती। फाइब्रस प्रोटीन स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं, जैसा कि हमारे हेयर्स हैं, नेल्स हैं, साइटोस्केलेटन्स हैं, ये कंसिस्ट करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये सारी फाइब्रस प्रोटीन है। जो ग्लोबुलर प्रोटीन है हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल की बजाय फंक्शनल रोल प्ले कर रही होती हैं। इसकी एग्जांपल एंजाइम सारे हमारे पास जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, एंटीबॉडी जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, हार्मोन जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, अगर वो प्रोटीन इन नेचर हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया इसे लाइक करें, उसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।